हेलो फ्रेंड्स, सभी का नेक्स्ट वीडियो में स्वागत और अभिनंदन। नेक्स्ट वीडियो भी एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाला जो सीएचओ एग्जाम है 3 मार्च 2024 को। ये सेशन जो है वो आपका फ्री रहने वाला है। निःशुल्क जो है वो निःशुल्क रहेगा। फिर किसी भी तरीके का कोई चार्ज जो है वो किया जाएगा। ये निःशुल्क जो है वो निःशुल्क रहने वाला है। सेशन जो रहने वाला है वो एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगा और जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। और अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक नर्सिंग एकेडमी के चैनल को बच्चों अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेवें, सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर लेवें, है ना। और आपको कौन से टॉपिक के वीडियो वीडियो चाहिए बच्चों या फिर एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं क्या है कि उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या करूँ तो जो है वो ठीक है बच्चों। आज की क्लास का अपन श्री गणेश करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। जैसे आप सभी देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन आपकी पहला क्वेश्चन से पोलियोमाइलिटिस इज आल्सो नोन। क्या क्वेश्चन से पोलियोमाइलिटिस इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो पोलियोमाइलिटिस है उसे किस और नाम से जो है वो जाना जाता। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंदर इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से, सेकंड है इसमें कोलेरा, थर्ड है पोलियो और मीजल्स। पोलियोमाइलिटिस जो है उस पोलियोमाइलिटिस को किस और नाम से बच्चों जो है वो जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो पोलियोमाइलिटिस जो है उस पोलियोमाइलिटिस को इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है? जो इन्फेंट जो होते हैं आपके बच्चों, उस इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। की वजह से क्या होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इन्फेंटाइल पैरालिसिस जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। क्लियर बात है। अब इन्फेंट क्या होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए कि 28 डेज से लेके, अरे कहाँ से, 28 डेज से लेके 1 साल तक के बच्चे जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों? इन्फेंट जो है वो इन्फेंट कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है प्यारे बाल को? इन्फेंट जो है वो इन्फेंट कहा जाता है। तो पोलियोमाइलिटिस इज आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से बच्चों जो है वो जाना जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर बच्चों में बात करूं कोलेरा को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कोलेरा को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्या कहते हैं इसको अपन? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ का क्या कहा जाता है बच्चों? पिता जो है वो पिता कहा जाता है, पब्लिक हेल्थ का पिता। बात समझ। और कोई पूछ ले आपको मिचेल्स को किस और नाम से जाना जाता है बच्चों, देखो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मिचेल्स को किस और नाम से जाना जाता है? आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि मिचेल्स को किस और नाम से जाना जाता है बच्चों। यस बच्चों, आप बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके। यस, तो मीज़ल्स जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? रूबियोला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका? रूबियोला के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम उसका और जाना जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों इंग्लिश मीज़ल्स जो है वो इंग्लिश से भी जाना जाता है। अरे किस नाम से जाना जाता है? तो इंग्लिश मीज़ल्स जो है भी वो जाना जाता है मीज़ल्स को। तो मीज़ल्स को किस नाम से जाना जाता है? रूबियोला और इंग्लिश मीज़ल्स के नाम से जाना जाता है। कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। और पोलियोमाइलिटिस को किस इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। बात समझ में आई? और इन्फेंट किसे कहते हैं? 28 दिन से लेके 1 साल तक का जो बच्चा जो होता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इन्फेंट जो है वो इन्फेंट। क्लियर बात है यहाँ तक? आगे बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आज की क्लास का रहने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन ऑफ डेथ इन पोलियोमाइलिटिस एंड रेबीज, यानी कि जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? अरे क्या पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, यानी जो कॉज जो होता है डेथ का, मोस्ट कॉमन क्या रहने वाला है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है? कौन सी बीमारी के अंदर? पोलियोमाइलिटिस के अंदर और रेबीज कंडीशन के अंदर। मैंने आप सभी को बताया था कि आरपी के अंदर क्या होता है बच्चों? आरपी होता है डेथ का,
क्या होता है? आरपी के अंदर आरपी होता है और आरपी का मतलब प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? अरे आरपी का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? एक तो बताया प्यारे बच्चों रेबीज के बारे में, एक बताया था पोलियोमाइलिटिस जो होती है उसके बारे में, ठीक है? इन दोनों के अंदर जो मृत्यु का मुख्य कारण जो होता है, वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अरे क्या होता है? मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो मृत्यु का मुख्य कारण जो है वो रहने वाला है। बात समझ में आ गई आप सभी को यहाँ तक? क्लियर बातें, ठीक है? तो क्या जाएगा आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो जाएगा, ठीक है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन-सा राइट आंसर जाएगा? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, बी ऑप्शन है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है? तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस इज़ द राइट आंसर। ये क्या जाएगा? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस इज़ द राइट आंसर। इंटेस्टिनल परफोरेशन जो है वो किसके अंदर था? ठीक है बच्चों, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन जो मृत्यु का मुख्य कारण जो था, वो किसके अंदर था? आपको पता होना चाहिए किसके अंदर था? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। टाइफाइड जो है उस टाइफाइड के अंदर था। अरे प्यारे बच्चों किसके अंदर था? टाइफाइड के अंदर था और आपका जो डिहाइड्रेशन जो है वो डिहाइड्रेशन का मुख्य कारण किसके अंदर था? तो किसके अंदर था प्यारे बच्चों? अरे किसके अंदर था? यस, किसके अंदर? कोलेरा जो है उस कोलेरा के अंदर था। अरे कोलेरा के अंदर मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? डिहाइड्रेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मृत्यु का मुख्य कारण कौन-सी बीमारी के अंदर था? टाइफाइड के अंदर। बात समझ में आई? और रेबीज और पोलियो के अंदर मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक आप सभी को? बात समझ में आ गई? आगे बात करें बच्चों, आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सेप्टिक मेनिंजाइटिस इन व्हिच स्टेज ऑफ द पोलियोमाइलिटिस यानी कि जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस है ना, मेनिंजेस लेयर के अंदर क्या हो चुका है? इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो चुका है। वो कौन सी स्टेज की पोलियोमाइलिटिस है? उस पोलियोमाइलिटिस की कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है? पहली स्टेज है इनअप्रियंट स्टेज, सेकंड स्टेज है एबॉर्टिव स्टेज, थर्ड है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस और पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस। अरे कौन सी स्टेज के अंदर बच्चों देखने को मिलता है? आप कमेंट करें फास्ट, है ना? कमेंट करें बच्चों फास्ट कि कौन सी स्टेज के अंदर ये चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यस बच्चों, है ना? अगर स्टेज बात करें पोलियोमाइलिटिस के अंदर तो बच्चों 4 स्टेज होती है, चारों की चारों स्टेज आपके सामने जो है बच्चों लिखी हुई है, ठीक है? क्या स्टेज है? बात को सबसे पहली स्टेज क्या है? इनअप्रियंट। अरे प्यारे बच्चों कौन-सी स्टेज है? इनअप्रियंट स्टेज जो है वो पहली स्टेज है इनअप्रियंट स्टेज। अरे कौन-सी है? इनअप्रियंट स्टेज, ठीक है बच्चों? और दूसरी स्टेज जो है वो कौन-सी है? एबॉर्टिव स्टेज, ठीक है बच्चों? और तीसरी स्टेज जो है वो बच्चों कौन-सी है? नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस है। चौथी स्टेज स्टेज कौन-सी है? पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस स्टेज। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अंदर इन्फेक्शन के चांस कितने हैं? कितना परसेंट तक होता है इसमें? ठीक है, इनअप्रियंट स्टेज जो होता है उसके अंदर 95% तक इन्फेक्शन आता है। ठीक है, और इस वाली कंडीशन के अंदर 4 to 8% इन्फेक्शन के चांस रहते हैं और इसके अंदर 1% और इसके अंदर लेस देन 1% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन बात करें इसके अंदर क्या-क्या इसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है बच्चों प्रेज़ेंट रहने वाले हैं। अरे क्या रहने वाले हैं आपका क्लिनिकल, क्या-क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों देखना, अगर इनअप्रेंट स्टेज है तो कोई भी साइन सिम्पटम को देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर बात है? एवोटी स्टेज है इसका मतलब किससे रिलेटेड? जीआईटी से रिलेटेड साइनम सिम्पटम के बच्चों वो देखने को मिलेंगे। तो बात है यहाँ पर भी, ठीक है? और नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस है उस तीसरी स्टेज के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो होगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अरे प्यारे बच्चों क्या होगा? असेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजाइटिस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है? और बट इसके अंदर क्या नहीं होगा? पैरालिसिस नहीं होगा, बट नो पैरालिसिस, ठीक है? बट नो पैरालिसिस। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? लिखा हुआ है नो पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस इस कंडीशन के अंदर क्या नहीं होगा? पैरालिसिस नहीं होगा। क्लियर बात है? उसके बाद देखो पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस स्टेज यानी कि कौन सी? फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस। अरे कौन सा होगा? फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस होगा। अरे कौन सा पैरालिसिस होगा? फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस जो है वो रहने वाला है। फ्लैसिड टाइप के ऊपर बात करें तो यानी कि पेरिफेरल के अंदर पहले होगा। अरे किसके अंदर?
पेरिफेरल जो है, वो पेरिफेरल एरिया जो है उसके अंदर पहले होगा। यानी कि कहाँ से स्टार्ट होगा? यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ लोअर लिम्ब। अरे कहाँ से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों? स्टार्टिंग फ्रॉम अ लोअर लिम्ब। अरे कहाँ से स्टार्ट होगा? लोअर लिम्ब जो है उस लोअर लिम्ब से पहले ही स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि पेरिफेरल एरिया जो है उसके अंदर पहले पोलियो होगा। बात समझ में आई? अरे समझ में आई। 4 स्टेज होती है पोलियोमाइलिटिस के अंदर। पहली स्टेज होती है इनअपरेंट स्टेज, सेकंड होती है एबॉर्टिव स्टेज, थर्ड होती है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस और पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस। पहला ये अंदर 95% तक, दूसरे के अंदर 4 से लेके 8% तक, तीसरे के अंदर 1% और चौथे के अंदर लेस देन 1%। पहले के अंदर कोई भी साइन एंड सिम्पटम नहीं होते हैं, दूसरे के अंदर जेआईटी सिस्टम रिलेटेड साइन होते हैं, तीसरे के अंदर असेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है बट पैरालिसिस नहीं होता है। और चौथे के अंदर क्या होता है बच्चों? फ्लैसिड टाइप का पैरालिसिस जो होता है वो देखने को मिलता है। और फ्लैसिड मतलब पेरिफेरल पहले अफेक्ट होगा, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिम्ब, यानी कि पोलियो पैरों में पहले दिखाई देता है। क्या बोलोगे? पोलियो का असर पैरों में पहले ही दिखाई देता है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। असेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये जो पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस के कौन सी स्टेज के अंदर असेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? असेप्टिक मेनिंजाइटिस तो देखने को मिलता है। क्या बोलोगे? नॉन पैरालाइटिक का पोलियोमाइलिटिस। कौन सी नॉन पैरालाइटिक का पोलियोमाइलिटिस जो होती है उसके अंदर कौन सी सेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होती है वो देखने को मिलती है? बात समझ में? आगे बात करें। आगे है कि पांडे टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंड किसके लिए पांडे टेस्ट जो है वो पांडे टेस्ट किया जाता है? क्लियर बात है। पहला ऑप्शन है बच्चों टाइफाइड, सेकंड है कोलेरा, थर्ड है पोलियोमाइलिटिस और फोर्थ ऑप्शन है आपकी है मीजल्स। ठीक है, अरे क्या जाएगा इसका राइट आंसर जो है वो क्या जाएगा? कमेंट करो फास्ट। राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या जाएगा? यस, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ये बहुत ही जानदार। ठीक है, पांडे टेस्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द पोलियोमाइलिटिस। किसके लिए किया जाता है? पोलियोमाइलिटिस के लिए किया जाता है। और इसके अंदर पांडे टेस्ट, पी फॉर पोलियो, पी फॉर पांडे टेस्ट। और उसके अंदर चेक किया किया जाता है, आप सभी को पता है कि एलिवेटेड लेवल ऑफ प्रोटीन जो होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, किसको? प्रोटीन्स को। जो एलिवेटेड लेवल जो होता है ठीक है उसको डिटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर भी पूछ ले मेनली क्या चेक किया जाता है? जो आपका ग्लोबुलिन्स लेवल जो होता है वो चेक किया जाता है। बात समझ में आएगी? पी फोर पांडे, पी फोर पोलियो और पी फोर प्रोटीन। बात समझ में आएगी प्यारे बच्चों? यहाँ तक किसको कोई दिक्कत है कि पांडे टेस्ट किस चीज को डायग्नोज करने के लिए पांडे टेस्ट किया जाएगा? क्या बोलोगे? पोलियोमाइलिटिस को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा प्यारे बच्चों? अरे कौन सा टेस्ट किया जाएगा? अरे कौन सा टेस्ट किया जाएगा? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? यस, पांडे टेस्ट जो है वो पोलियोमाइलिटिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। क्लियर बात है यहाँ? ठीक है, आगे बात कर ले। आगे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, कमेंट करें आप मुझे। हाइड्रोफोबिया डिजीज इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो हाइड्रोफोबिया डिजीज जो होती है उसे किस और नाम से जो है वो जाना जाता है? थोड़ा पानी पी रहा था मैं। हाइड्रोफोबिया डिजीज इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो हाइड्रोफोबिया डिजीज जो होती है उसे किस और नाम से बच्चों जो है वो जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास रेबीज, दूसरा ऑप्शन है डेड एंड डिजीज, तीसरा ऑप्शन है बच्चों ये तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों डेड एंड डिजीज। ठीक है, ये क्या लिख रखा है? डेड लिख रखा है, DEAD। ठीक है, डेड एंड डिजीज। और तीसरा ऑप्शन है एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। क्या आप मुझे बता सकते हो कि हाइड्रोफोबिया डिजीज इज आल्सो नोन एज, जो हाइड्रोफोबिया डिजीज जो होती है उसे किस और नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? यस, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। ठीक है, क्या बोलोगे लोगों को कि तुम क्या रखो, चलन बरकरार रखो, हम क्या करेंगे इसी टाइप के जलवे जो है वो बरकरार रखेंगे और लौटेंगे 3 फरवरी को शाम को। ठीक है, तो क्या बन के लौटेंगे? CHO बन के। अरे क्या बोल के बन के लौटेंगे 4 3 फरवरी को शाम
तो सीएचओ बन के लौटेंगे, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के लौटेंगे हम आपके सामने। बात समझ में आ गई? जज़्बा एक बड़ा होना चाहिए बच्चों, जज़्बा एक बड़ा होना चाहिए, जुनून भी बड़ा होना चाहिए, जज़्बा भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है? कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। किसी कवि ने बोला है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। बात समझ में आ गई? बहुत ही शानदार बच्चों। हाइड्रोफोबिया डिजीज इज आल्सो नोन एज, किस और नाम से जानी जाती है? तो क्या बोलोगे? एडीएच। अरे किस नाम से जानी जाती है? एंटी डायरेटिक। ठीक है, ए फॉर एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डी फॉर डेड एंड डिजीज और एच फॉर हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कौन सी डिजीज को कहते हैं अपन? रेबीज को। अरे क्या कहते हैं? रेबीज को। किस नाम से जाना जाता है? एक्यूट ब्रेन इन्फेक्शन, डेड एंड डिजीज। ठीक है, और किस नाम से? हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डरना। अरे किससे डरना? पानी से डरना। बात समझ में आ गई? अगर ये समझ में आई पानी से क्यों डरता है, नहीं डरता है, तो आपको क्या करना है? आपको रेबीज का वीडियो देखना है। क्या करना है? अपने यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज प्लेलिस्ट को खोलना और उसके अंदर जाके वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पानी से क्यों डरता है पेशेंट। बात समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्या क्वेश्चन है समझना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेप ऑफ रेबडो वायरस, यानी कि जो रेबडो वायरस जो है उसका शेप क्या होता है। पहली बात तो रेबडो वायरस कौन सी बीमारी को कॉज करता है, आप सबको पहले पता होना चाहिए। कौन सी बीमारी को कॉज करता है? कमेंट करें आप मुझे फास्ट। हाँ बच्चों, रेबडो वायरस जो होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए किस बीमारी को कॉज करता है। वो कॉज करता है प्यारे बच्चों, रेबीज को कॉज करता है। अरे कौन सी बीमारी को कॉज करता है? रेबीज को कॉज करता है। और जो एक टाइप का क्या होता है बच्चों? आरएनए वायरस जो है वो आरएनए वायरस होता है। अरे कौन सा वायरस होता है? रेबडो एक आरएनए वायरस होता है। अब ये पूछ रहा है कि भैया जो रेबडो वायरस है जो रेबीज को कॉज करता है, जो एक प्रकार का आरएनए वायरस आप बता रहे हो, इस रेबडो वायरस का शेप क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉमा शेप का होता है या बुलेट शेप का होता है? ये आपके बुलेट शेप का होता है। बुलेट कैसे होती है? ये वाली हाँ, ठीक है, बहुत है और भी, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि कौन से शेप का जो है वो रहने वाला है। ठीक है, शेप ऑफ रेबडो वायरस। ठीक है बच्चों, अगर बात करें रेबडो वायरस की तो बुलेट शेप का भी होता है, कॉमा शेप का भी होता है। बहुत ए एंड सी इसका राइट आंसर जाएगा। अरे क्या जाएगा? ए और बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बोथ ए एंड बी। बी इज करेक्ट। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि नेगरी बॉडी प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ डिजीज, यानी कि कौन सी डिजीज के अंदर जो नेगरी बॉडी जो है बच्चों वो प्रेजेंट होगी। अरे किस disease के अंदर नेगरी बॉडी जो है वो नेगरी बॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, विच टाइप ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो रेबीज के अंदर, कोलेरा के अंदर, पोलियोमाइलिटिस के अंदर, मिजल्स के अंदर। बच्चों आप मुझे कमेंट करें फास्ट की नेगरी बॉडी प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ द डिजीज, यानी कि कौन सी डिजीज के अंदर जो नेगरी बॉडी जो है बच्चों वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, रेबीज के अंदर, कोलेरा के अंदर, पोलियोमाइलिटिस के अंदर, या फिर बच्चों मिजल्स के अंदर, कौन सी बीमारी के अंदर इनकी नेगरी बॉडी प्रेजेंट हो? हाँ बच्चों, ठीक है, रेबीज बीमारी जो है उस रेबीज बीमारी के अंदर क्या होगी? नेगरी बॉडी जो है वो नेगरी बॉडी बनेगी। ठीक है, और नेगरी बॉडी कौन सी बीमारी के अंदर देखने को आपको, आप सबको पता होना चाहिए, रेबीज के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन इन चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर जो रेबीज वैक्सीन लगती है उसकी डोज क्या रहती है? क्या रहती है कि डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन इन द चाइल्ड। अगर चाइल्ड के अंदर अपन बात करें कि रेबीज वैक्सीन जो है उस रेबीज वैक्सीन डोज कितनी रहती है? पहला ऑप्शन है 0.5 ml, दूसरा ऑप्शन ml, तीसरा ऑप्शन है 0.05 ml और पांचवा ऑप्शन है 5 ml। अब मुझे बताइए फटाफट की रेबीज की डोज जो है वो डोज कितनी रहने वाली है वैक्सीन की? कमेंट में फास्ट। चाइल्ड के अंदर। यस, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ठीक है बच्चों, आपको कोई पूछ ले रेबीज वैक्सीन की वो चाइल्ड के अंदर कितनी रहती है, तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड के अंदर रहती है 0.5 ml। और कोई एडल्ट का पूछ ले बच्चों, अगर एडल्ट के बारे में पूछ ले तो बोलना 1 ml जो है वो 1 ml रहती है। बात समझ में है कि दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। एडल्ट के अंदर बोले तो 1 ml, चाइल्ड के अंदर बोले तो 0.5 ml जो है वो 0.5 ml रहेगी। अरे कितनी रहेगी बच्चों? 0.5 ml जो है वो 0 रहेगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर बातें हैं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर,
ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज्ड एंटी रेबीज वैक्सीन, मोस्ट कॉमन यूज्ड एंटी रेबीज वैक्सीन कौन सी? मोस्ट कॉमन, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये चारों की चारों क्या है, एंटी रेबीज वैक्सीन। ये पूछ रहा है मोस्ट कॉमन इस्तेमाल कौन सी? पहली है सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन, इसे कहा जाता है एसएसबी। ये सैंपल शिप ब्रेन वैक्सीन। एक होता है एचडीसीवी ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, क्लियर बात है। उसके बाद होता है प्यूरिफाइड थिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन, फिर बात है। उसके बाद होता है प्यूरिफाइड वेरा सेल वैक्सीन। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि इसमें से भी मोस्ट कॉमन इस्तेमाल वैक्सीन की जाने वाली कौन सी है, जिसका अपन मोस्ट कॉमन इस्तेमाल करते हैं, रेबीज वैक्सीन। यस, शानदार, शानदार, बहुत ही शानदार। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, अरे कौन सी प्यारे बच्चों, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो होती है उसका मोस्ट किया जाता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, क्लियर बात है। ये तीनों की तीनों क्या है, चारों चारों क्या है, एआरवी है, एंटी रेबीज वैक्सीन है। और आपको मैंने बता रखा है चाइल्ड के अंदर कितनी लगती है, अरे कितनी लगती है, 0.5 ml, और एडल्ट के अंदर पूछ ले तो कितनी लेनी है, अरे एडल्ट के अंदर कितनी लगती है, 1 ml, जो वो एक समझ में आ गई। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो दी जाती है, ठीक है। और ये चारों टाइप की, और इसमें से मोस्ट तो मोस्ट वाली वैक्सीन, सेल वैक्सीन जो है मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखो, पोलियो इज मेनली इन्फेक्शन ऑफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पोलियो जो है वो मेनली इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी ट्रैक्ट का है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। लेकिन कौन से सिस्टम का पोलियो जो है वो पोलियो इन्फेक्शन है, ठीक है? पोलियो इन्फेक्शन, पहली बात, पोलियो किसकी वजह से, ठीक है, यानी कि होगा, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर बात है। तो पोलियो इज इन्फेक्शन ऑफ, मेनली इन्फेक्शन का पोलियो कौन सी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो शरीर का इन्फेक्शन, तो क्वेश्चन है, इसको दिमाग में, ठीक है। उसके बाद देखो, पोलियोमाइलिटिस इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो पोलियोमाइलिटिस है वो किसकी वजह से कॉज होता है, पहली बात तो, ठीक है, यानी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, या वायरस की वजह से कॉज होता है, प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पोलियो जो होता है, जो पोलियो डिजीज जो है वो किसके द्वारा कॉज होती है ना? यस, कि पोलियोमाइलिटिस जो होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है, वो कॉज होता है पोलियो वायरस से। अरे क्या होता है, पोलियो वायरस जो होता है वो वायरस से कॉज होता है, ठीक है। और पोलियो वायरस के बच्चों क्या होते हैं, 3 टाइप के सीरोटाइप होते हैं, आपको टाइप के सीरोटाइप होते हैं, 3 टाइप के सीरोटाइप जो है वो होते हैं इसके। और पहला टाइप सीरोटाइप, सेकंड सीरोटाइप, और सीरोटाइप थर्ड, यानी कि 3 टाइप के सीरोटाइप होते हैं, ये बात समझना। कि एक होता है सीरोटाइप फर्स्ट, क्या होता है, सीरोटाइप फर्स्ट होता है, ठीक है? एक होता है सीरोटाइप सेकंड, क्या होता है, सीरोटाइप सेकंड। एक होता है बच्चों सीरोटाइप थर्ड, क्या होता है, सीरोटाइप थर्ड, ठीक है। जो सीरोटाइप फर्स्ट जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक पोलियोमाइलिटिस। एपिडेमिक पोलियोमाइलिटिस जो होता है उसका मोस्ट कॉज जो होता है, एपिडेमिक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिडेमिक पोलियोमाइलिटिस जो होता है, का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सीरोटाइप फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सीरोटाइप सेकंड जो है वो आप सभी को पता होना चाहिए क्या हो चुका है, इरेडिकेटेड जो है वो इरेडिकेटेड हो चुका है, क्या हो चुका है, इराडिकेटेड जो है वो इरेडिकेटेड हो चुका है, क्या हो चुका है प्यारे बच्चों, इरेडिकेटेड। और दिनांक पूछ ले तो ध्यान रखना, 20 सितंबर 2000, कब इसको इरेडिकेट घोषित कर दिया, 20 सितंबर 2015 को इरेडिकेट, ठीक है। और सीरोटाइप थर्ड जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, वीडीपीवी की वजह से क्या करता है, आपके वीएपीपी करता है, अरे क्या करता है, वीडीपीवी की वजह से क्या करता है, वीएपीपी करता है। यानी कि जो पोलियो वायरस की वैक्सीन है, तो वही क्या कर रही है, पोलियो डिजीज जो है वो कर रही है, और एक कौन सा सीरोटाइप से होगा, वो थर्ड टाइप के सीरोटाइप से होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे चीज लिखी है, वीडीपीवी, ठीक है, वीडीपीवी, वीडी क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, वीडी, वरना वीडीपीवी फुल फॉर्म क्या होती है, वीडीपीवी फुल फॉर्म होती है वैक्सीन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पोलियो वायरस, क्या है, वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस की वजह से जो बीमारी हो रही है उसका नाम क्या है, पीएपीपी, क्या नाम है बच्चों, पीएपीपी, ठीक है, यानी कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, क्या कहेंगे अपन इसको, वैक्सीन एसोसिएटेड, क्या कहा जाएगा, वैक्सीन एसोसिएटेड, क्या कहेंगे इसको अपन, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, क्या कहेंगे अपन, पैरालाइटिक
पोलियोमाइलिटिस क्या कहेंगे वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस ठीक है यानी कि वैक्सीन की वजह से क्या हो रही है वो डिजीज हो रही है ठीक है उसे क्या कहेंगे अपन यानी कि वैक्सीन की वजह से डिजीज हो रही है उसे कहेंगे VAPT ठीक है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस ठीक है और वैक्सीन डेरिवेटिव पोलियो वायरस की वजह से हो रही है समझ में आ रही है बात क्लियर हो गई यहाँ तक ठीक है राइट आंसर जो है पोलियोमाइलिटिस इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस ठीक है तो बैक्टीरिया नहीं है ये आपके क्या है वायरस है क्लियर बात है सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही बट ये क्वेश्चन जो है वो रीट के अंदर आ चुका है अरे किसके अंदर आ चुका है रीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन रखना हो आपके भी कभी भी रख सकते हैं आपको क्या होना चाहिए तैयार रहना चाहिए क्लियर बात है सिंपल क्वेश्चन था आता नहीं है कभी कभी घूम जाते हो नेक्स्ट है तो पोलियोमाइलिटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू यानी कि पोलियोमाइलिटिस जो होता है वो ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिशन होता है पोलियोमाइलिटिस जो होता है उसका कैसे होता है डिजीज का ठीक है पहला ऑप्शन है वाटर के द्वारा सेकंड है फिकोलुलिड के द्वारा थर्ड है बोथ ए एंड बी और फोर्थ है ब्लड इसके द्वारा पोलियोमाइलिटिस डिजीज जो है उसका ट्रांसमिशन पर्सन टू अदर पर्सन ठीक है हाँ इसके द्वारा होता है यस बोथ ए एंड बी जो है वो राइट आंसर क्या जाएगा ए एंड बी राइट आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी यानी कि फिकोलिलिड से भी होता है और वाटर से भी बात समझ में आएगी तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों जो है वो राइट आंसर जाएगा क्लियर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है कि रेबीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ ठीक है यानी कि किसके काटने की वजह से क्या होगा रेबीज होगा अरे किसके काटने की वजह से क्या होगा रेबीज जो है रेबीज होगा ठीक है पहला क्वेश्चन है रेबिड डॉग की वजह से फिलेक्स मॉस्किटो की वजह से तीसरा ऑप्शन है की वजह से और चौथा ऑप्शन है फ्लाइज की वजह से किसके काटने की वजह से बच्चों रेबीज जो है वो रेबीज बीमारी यस बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए सिंपल बात है कोई बड़ी बात नहीं है रेबिड डॉग जो होगा उस रेबिड डॉग की वजह से क्या होता है रेबीज बीमारी फिर बातें उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से विच सिस्टम ऑफ बॉडी गेट्स अफेक्टेड इन द रेबीज रेबीज क्या बॉडी का कौन सा सिस्टम होता है वो इन्फेक्टेड जो है वो अफेक्टेड जो है वो होता है पहला है सीवीएस सेकंड है सीएनएस थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम थर्ड है फोर्थ है ये सिस्टम यानी कि कौन सा सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट होता है यानी कि रेबीज बीमारी के अंदर ठीक है यानी पहला ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सेकंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम और फोर्थ है जीआई सिस्टम यानी कि चार सिस्टम से कौन सा सिस्टम जो है वो रेबीज बीमारी के अंदर इन्फेक्टेड या अफेक्टेड होगा ठीक है बच्चों यस बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं क्या आंसर है इसका राइट आंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अरे क्या जाएगा बी इज राइट आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों बी इज करेक्ट आंसर या फिर राइट आंसर क्लियर बात है उसके बाद देखो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग बाइट डॉग बाइट के बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है तुरंत ट्रीटमेंट जो है वो तुरंत ट्रीटमेंट क्या होता है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ आफ्टर डॉग बाइट ठीक है क्या है सुचरिंग करना है एप्लीकेशन ऑफ सेप्टिक सॉल्यूशन को अप्लाई करना है सेंड टू द हॉस्पिटल या फिर वॉश द वाउंड विद द टैप ऑफ वाटर एंड सॉप ठीक है क्या है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग बाइट जैसे हुआ आप क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट आप इस पेशेंट के अंदर करोगे अरे क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो आप इस पेशेंट के अंदर करोगे क्या आप सुचरिंग करोगे क्या आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे क्या आप तुरंत उस पेशेंट को हॉस्पिटल जो है उस हॉस्पिटल भेज दोगे हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दोगे या फिर वॉट हाँ, वाउंड जो बना है उसको आप क्या करोगे वॉश करोगे किसके साथ टैप वाटर के साथ और सॉप के साथ क्या इमीडिएट एक्शन करोगे प्यारे बच्चों कमेंट करो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सब्सक्राइब करें मतलब सब्सक्राइब करें समझ में आई बात समझ में आ गई बात यस तो क्या इमीडिएट एक्शन करना है क्या करना है वॉश द वाउंड विद द टैप ऑफ वाटर एंड समझ में आई बात ये डी आंसर जो है वो डी राइट आंसर था क्लियर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले भाई अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले भाई तो समझना है समझ लो ठीक है देखो जब ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर फर्स्ट एड दिया जाता है जब डॉग बाइट होता है तब ये क्या दिया जाता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर पहली कैटेगरी आती है वो होती है ओनली टच नॉट बाइट ठीक है कुत्ते के द्वारा ओनली टच करना या फिर बाइट नहीं करना टच नॉट बाइट बाइट नहीं किया उसने सिर्फ टच किया उसके द्वारा क्या किया है सिंपल टच किया है बाइट जो है वो बाइट को नहीं किया है तब क्या करोगे देखो ओनली टच किया है नॉट बाइट
तो क्या करना है आपको सिंपली वॉश करना है टैप वाटर वॉश विद टैप वाटर जो टैप वाटर जो है उसके साथ वॉश करना है और क्या करना है सॉप के साथ आपको वॉश करना है ठीक है वाटर एंड सॉप के साथ क्या करना है आपको वॉश करना है कितने टाइम के लिए अबाउट 5 to 10 मिनट के लिए कितने मतलब कि 10 मिनट के लिए आपको ठीक है सेकंड चीज बच्चों सेकंड चीज होती है निबलिंग बाय डॉग क्या है निबलिंग बाय डॉग अगर डॉग ने क्या मार दिए खरोच जो है वो खरोच मार क्या मार दिए निबलिंग बाय डॉग अगर डॉग ने क्या मार दिया बच्चों खरोच जो है वो खरोच मार दिया तो क्या करोगे ठीक है निबलिंग बाय डॉग है बच्चों ठीक है तो आपको सिंपली क्या करना है वॉश विद टैप वाटर तो करना ही करना है कि वॉश विद टैप वाटर के साथ वॉश करना है और सॉप के साथ उसको धोना है फिर बातें अबाउट कितने टाइम के लिए 5 to 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 5 से लेकर 10 मिनट के लिए आपको सिंपली उसको टैप वाटर के साथ सॉफ्ट करना है और क्या करना है एंटी रेबीज वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करना है यानी कि बार भी आपको ये क्या लगाना है एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है उसको अप्लाई करना है समझ में आ गई यहाँ तक अरे बात समझ में आ गई ना कि अब देखो आगे कि एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है उसको अप्लाई करना क्लियर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट चीज देखना क्या नंबर है ठीक है तीसरा नंबर ये है कि अगर मल्टीपल वाइट कर दे क्या कर देगा कुत्ता जो है ठीक है हर कहीं आपको काट दिया है मल्टीपल वाइट ठीक है अब होगा धमाका ठीक है मल्टीपल वाइट ठीक है वाइट यानी कुत्ते के द्वारा आपको बहुत जगह पे काट लिया जावे तो अब क्या होगा ठीक है अब क्या करना है आपको वॉश विद द टैप ऑफ वाटर अरे टैप ऑफ वाटर के साथ आपको वॉश तो करना ही है इसके साथ टैप ऑफ वाटर जो है उस टैप ऑफ वाटर के साथ वॉश करना और सॉप के साथ उस चीज़ को धोना है, साफ करना है। अबाउट अब वही आपका 5 से लेके 10 मिनट तक तो करना ही है, ठीक है? कुत्ते के द्वारा काटा है यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो भी लगाना है। क्या लगाना है? एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी लगाना है और साथ में क्या देना है इम्यूनोग्लोबिन ऑफ रेबीज़। रेबीज़ का इम्यूनोग्लोबिन जो है वो भी देना है। इम्यूनोग्लोबिन कभी भी आ ध्यान रखना ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए किया जाता है और इम्यूनोग्लोबिन ऑफ रेबीज़ कितना देना है 20 से लेके 40 में कितना देना है 20 से लेकर 40 इंटरनेशनल जो है वो बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों ठीक है ओनली फर्स्ट एड जो है फर्स्ट एड के अंदर ओनली टच नॉट बाइट अगर कुत्ते को अगर ओनली टच किया है बाइट नहीं किया है तो क्या करना है सिंपली टैप वाटर के साथ वॉश करना है सॉफ्ट से 5 से लेकर 10 मिनट के निबलिंग बाय डॉग यानी कि खरोच मार दी है निबलिंग मतलब खरोच मार दी है कुत्ते के द्वारा ठीक है तो क्या करना है एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है इसको धोना है ठीक है मल्टीपल बाइट कर दिए वॉश करना है टैप वाटर के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन जो है उस इम्यूनोग्लोबिन को एडमिनिस्टर जो है वो एडमिनिस्टर्ड बात समझ में आ गई आप सभी को यहाँ तक अरे बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें शेयर करें और अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ द डॉग बाइट द बिटिंग एनिमल शुड बी होता यानी कि जो डॉग बाइट करने के बाद जो बिटिंग एनिमल जो होता है कुत्ता जो होता है उस कुत्ते को कितने टाइम तक आपको क्या करना है ऑब्जर्वेशन जो उस ऑब्जर्वेशन पर रखना है देखना है ठीक है कितने टाइम के लिए क्वेश्चन ये है ठीक है आप बताइए कितने टाइम के लिए अपन उसको ऑब्जर्वेशन जो उस ऑब्जर्वेशन पे रखना है देखो यस बहुत ही शानदार क्लियर बात है 10 दिन के लिए सिंपल क्वेश्चन है 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन जो उस ऑब्जर्वेशन पे रखना उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द टाइफॉइड फीवर का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या रहने वाला उसका मैंने आंसर बताया कि नहीं बताया हाँ वॉश विद द बॉन्ड विद टैप वाटर एंड सॉप क्लियर बात है तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द टाइफॉइड फीवर के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहता है ठीक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द टाइफॉइड फीवर ब्लड टेस्ट विडाल टेस्ट पांडे टेस्ट या फिर एलाइजा टेस्ट पांडे टेस्ट तो किसके अंदर करना है पोलियो के अंदर करना है रटवा रखा है पोलियो पी फॉर पांडे पी फॉर पोलियो और पी फॉर प्रोटीन के लेवल को चेक किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए और विडाल टेस्ट टाइफॉइड के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट रट लेना विडाल टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विपाशा वासु वाला अरे कौन सा विपाशा वासु वाला फर्स्ट वीक सेकंड वीक थर्ड वीक और फोर्थ वीक ये ध्यान रखना बच्चों रट लेना इसको आगे बात करें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विडाल टेस्ट की चीज को डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है क्या बोलोगे सिंपल है रट लेना टाइफॉइड अरे किसके लिए टाइफॉइड क्लियर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड या इन्फेक्टेड इन टाइफॉइड एंड कॉलेरा यानी कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी का कौन सा पार्ट जो होता है वो क्या होता है अफेक्टेड होता है या फिर इन्फेक्टेड होता है किसके अंदर टाइफॉइड एंड कॉलेरा के अंदर ठीक है पहला ऑप्शन दे रखा है लंग्स सेकंड ऑप्शन दे रखा है इंटेस्टाइन थर्ड ऑप्शन दे रखा है लिवर और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है पेनक्रियास बताइए कौन सा पार्ट जो होता है वो अफेक्टेड होता है
यस, कोलेरा एंड टाइफाइड के अंदर लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर या फिर पेनक्रियास? गिव मी आंसर फास्ट। यस बच्चों, इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है, टाइफाइड एंड कोलेरा के अंदर। ये क्लियर बात है, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट, क्यों अफेक्ट होता है? वो आपको मैंने जब कोलेरा डिजीज पढ़ाई थी, जब टाइफाइड डिजीज पढ़ाई थी, आज समझ के वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हो, कम्युनिकेबल डिजीज करके प्ले लिस्ट खोलना बच्चों। अरे क्या खोलोगे, प्ले लिस्ट खोलोगे, उसमें आप कम्युनिकेबल डिजीज करके वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक? तो आप जाके उसमें देख सकते हो। क्या बातें अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करें। एंटेरिक फीवर एंड कोलेरा इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या लिख रखा है कि एंटेरिक फीवर मतलब टाइफाइड, ये क्या है? टाइफाइड, ठीक है। और कोलेरा कैसे ट्रांसमिशन होता है, इनका ट्रांसमिशन कैसा होता है? इंजेक्शन की वजह से, इनोकुलेशन की वजह से, इनहेलेशन की वजह से या फिर इंसेक्ट की वजह से, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कोलेरा और एंटेरिक फीवर जो होता है, टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, किसकी वजह से? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब इसको क्या करोगे आप? इनोकुलेशन तो करने रही नहीं, तो क्या करोगे? इंजेक्शन ही करोगे, सिंपल है आंसर, जो है राइट आंसर, ठीक है, सिंपल है। फिर बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, टाइफाइड एंड कोलेरा आर स्प्रेड बाय, यानी कि जो टाइफाइड जो होता है और जो कोलेरा जो होता है वो स्प्रेड कैसे होता है? ड्रॉपलेट से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, फेकल रूट से या फिर डर्टी क्लॉथ से? ये ड्रॉपलेट से यानी कि एयरबोर्न से, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या फिर फेकल रूट से या फिर डर्टी क्लॉथ से? जैसे टाइफाइड और जो आपका कोलेरा जो है उसका ट्रांसमिटेड होता है, स्प्रेड मतलब 1% के अंदर फैलना किसी भी, ठीक है। कैसे स्प्रेड होता है टाइफाइड एंड कोलेरा? कमेंट करो आप। यस, बहुत ही शानदार कमेंट आ रहे हैं सभी के। कैसे होता है? पिको ओरल रूट जो होता है, उस पिको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है प्यारे बच्चों? पिको ओरल रूट जो होता है उसके द्वारा ट्रांसमिशन। फिर बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिप्थीरिया इज आल्सो नोन एज, डिप्थीरिया को किस और नाम से जाना जाता है? क्लियर बात है, डिप्थीरिया को किस और नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, डिप्थीरिया को किस से जाना जाता है, ये क्वेश्चन। ये अगली क्लास के अंदर अपने इसको सॉल्व जो है सॉल्व करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डिप्थीरिया इज आल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन है इसके अंदर लॉफर डिजीज, सेकंड ऑप्शन है 100 डेज कप, तीसरा ऑप्शन है रेस्पिरेटरी नेक्रोटिक डिजीज और चौथा ऑप्शन है वूपिंग कफ। यानी कि डिप्थीरिया इज आल्सो नोन एज, ये डिप्थीरिया जो होता है डिप्थीरिया को किस और नाम से जाना जाता है? हैं, आज की क्लास के लिए आपके लिए क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन रखा है मैंने, डिप्थीरिया इज आल्सो नोन। अगर बच्चों आपको अगर अपनी क्लास अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं ये क्लास आपको कैसी लग रही है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है और इस कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड और इस पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बनाऊंगा, आपके लिए मैं स्क्रीन पर लेके आऊंगा। बात समझ में आई? ठीक है, मिलते हैं कल फिर से शाम को, ठीक है। तब तक आराम करें, रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और सीएचओ बनने की तैयारी पूर्ण तैयार करें। बात समझ में आ गई? थैंक यू बच्चों।